नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारी आज की कहानी है तकाशी कोतेगावा नाम के एक जापानीज ट्रेडर के ऊपर जो BNF के नाम से मशहूर है। वह अब तक का इकलौता इंडिविजुअल ट्रेडर है जिसने अपने बेडरूम से ही ट्रेडिंग कर $153 मिलियन कमाए। और अगर आप लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं या फ्यूचर में जुड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट, लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 1986 में जापान के एक शहर ओसाका से, जहां हम तकाशी कोतेगावा उर्फ BNF को देखते हैं। वो ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। कॉलेज लाइफ में बाकी युवाओं की तरह ही उसका पूरा फोकस अपने करियर पर था। अब कहानी BNF के कॉलेज के दिनों से आगे बढ़ती है। उसकी जिंदगी कप नूडल्स, एनिमे और टीवी देखने में गुजर रही थी। उसकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती अगर उसने एक दिन फाइनेंशियल थीम पर आधारित टीवी शो द मैन हू लॉस्ट 50 मिलियन नहीं देखा होता। इस टीवी शो में दिग्गज हेज फंड मैनेजर विक्टर नीडरहॉफर की कहानी दिखाई गई थी। विक्टर एक स्पेकुलेटर थे जिनका फंड इंडेक्स फ्यूचर्स पर ऑप्शन ट्रेड करता था और जो 2 बार अपना फंड उड़ा चुके थे। अब इस टीवी शो को देखकर BNF पूरी तरह प्रभावित हो गया। विक्टर की जीवन शैली और ट्रेडिंग ने उसे इतना प्रेरित किया कि उसने ट्रेडिंग की दुनिया में अपना नाम BNF भी विक्टर नीडरहॉफर से प्रेरित होकर रखा। ट्रेडिंग की रोमांचक दुनिया और इससे मिलने वाली आजादी, वो ऐसी ही एक जिंदगी का सपना देखता था। मगर विक्टर की तरह BNF के पास इतना बड़ा कैपिटल नहीं था। उस समय वह एक मामूली कॉलेज छात्र था। उसे पता था ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कैपिटल जुटाने में बरसों लग जाएंगे, प्रॉफिट कमाना तो दूर की बात है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसे ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था। 90 के दशक में जापान में ट्रेडिंग पर किताबें तक नहीं मिलती थीं। ऑनलाइन ट्रेडिंग का तो सवाल ही नहीं था। फिर भी तमाम मुश्किलों के बावजूद चार्ट्स के प्रति उसकी लगाव और करोड़ों में ट्रेडिंग करने की उसकी चाहत के चलते उसे किसी भी कीमत पर डे ट्रेडर बनना था। कॉलेज के दौरान ही उसने पार्ट टाइम नौकरियां शुरू कर दी। हफ्ते के दिनों में रात को और वीकडेज पर शिफ्ट में काम किया। घर का किराया और खाने के अलावा वह जितना हो सके पैसे बचाता। कॉलेज और नौकरी के बीच जब भी टाइम मिलता वह चार्ट्स और प्राइस एक्शन को देखता। खैर, अब धीरे धीरे वो स्टॉक्स की हलचल समझने लगा। वो निकेई इंडेक्स के बड़े शेयरों का अध्ययन करने लगा। उसने स्टॉक्स के उतार चढ़ाव का कारण और पैटर्न पहचानना शुरू किया। जानकारी की अभाव की भरपाई उसने अपनी खुद की थ्योरीज डेवलप करके की। इस सब के लिए उसने अपना कीमती समय कुर्बान कर दिया। अब 2 साल पार्ट टाइम नौकरियां करने और रोज चार्ट्स पढ़ने के बाद उसने काफी तकलीफ और मुश्किलों का सामना करते हुए पाई जोड़कर $16,000 जमा कर लिया। अब बाजार का सामना करने का समय था। BNF रोजी रोटी कमाने के लिए ट्रेडिंग में कूद पड़ा। लेकिन उस समय जो मार्केट उसके सामने था वह बेहद कठोर और बेरहम बेयर मार्केट था। साल 2000 तक दुनिया भर के शेयर बाजार .com बबल के फूटने से हिल चुका था। शायद आपको पता होगा कि जापान में 1990 के दशक में पहले ही एक विशाल एसेट बबल फूट चुका था, जिसे अर्थशास्त्रियों ने द लॉस्ट डेकेड का नाम दिया। जब एसेट की कीमतें 70% तक गिर गईं और इकोनॉमी ने भयानक दर्द झेला। खैर, अब चार्ट्स का 2 साल अध्ययन करने के बावजूद BNF को शुरुआत में लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से उसने जल्दी ही एक ऐसी स्ट्रैटेजी बना ली जो साधारण होते हुए भी बेहद असरदार थी। जब बेयर मार्केट में लोग घबरा जाते थे तब भी BNF फोन पर एक्टिव रहता और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर डटा रहता था। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसने पाया कि बेयर मार्केट के दौरान डर और पैनिक के माहौल के चलते ट्रेडर नुकसान से बचने के लिए गिरते हुए शेयरों को जरूरत से ज्यादा बेच देते हैं। BNF के मुताबिक जब आप शॉर्ट टर्म रिबाउंड के लिए जा रहे हो तो आपको मूविंग एवरेज डाइवर्जेंस पर ध्यान देना चाहिए। 2001 के बियर मार्केट में वह केवल उन शेयरों को देखता था जो 25 दिन के मूविंग एवरेज से कम 20% नीचे होते और 35% का लेवल खरीदने के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित मानता था। अपने तय किए गए लेवल्स पर आते ही वो स्टॉक बाय करता और प्राइस के बाउंस बैक करते ही अपना प्रॉफिट बुक कर ट्रेड से बाहर निकल जाता। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं था। इस सब के बावजूद भी BNF को बहुत सारे ट्रेड में लॉस होता था और लूजिंग ट्रेड्स प्रॉफिटेबल ट्रेड्स से ज्यादा थी। अपनी मेहनत और पैसे को घटते देखना न सिर्फ उसके लिए बल्कि किसी भी ट्रेडर के लिए काफी पेनफुल होता है। लेकिन यह वह पेन है जिससे हर नए ट्रेडर को गुजरना पड़ता है। अब BNF को महसूस हुआ कि बाजार के कुछ सेक्टर दूसरों की तुलना में अधिक पेचीदा हैं। उसने समझ लिया कि रातों रात सफलता की उम्मीद करना अवास्तविक है। इसलिए उसने अपने घाटे वाले ट्रेड्स के ऊपर फोकस कर उनका एनालिसिस शुरू कर दिया।
अब लूजिंग ट्रेड्स को एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि उसको बार बार लॉस सेम सेक्टर से हो रहे थे और उनमें से हर एक का डिविएशन अलग अलग है। उसने अनुमान लगाया कि हर सेक्टर में डिविएशंस के परसेंटेज अलग अलग होते हैं। उसके पुराने 2 चैनल पोस्ट से यह पता चला कि सर्विस सेक्टर स्टॉक के लिए 25 दिन के मूविंग एवरेज से विचलन की रेंज 22% से 30% थी और .com क्रैश के बाद आईटी स्टॉक्स के लिए यह 25% से 45% थी और उभरते स्टॉक्स के लिए यह 22% से 60% थी। सेक्टर के अनुसार अलग अलग नंबर लागू करने से उसे अस्थायी उछाल में बेहतर एंट्री मिलती थी। बीएनएफ ने सीखा कि किसी भी सेक्टर में ट्रेड करने से पहले उस सेक्टर की बेहतर जानकारी हासिल करना जरूरी है। अब अपनी मेहनत और स्ट्रैटेजी को डेवलप करके अब वह लॉस से ज्यादा प्रॉफिटेबल होने लगा। अब दिसंबर 2001 तक बेयर मार्केट और भी पागलपन भरा हो गया। पेनी स्टॉक्स में भारी गिरावट आई, जैसे पूरे बाजार में ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही हो। बीएनएफ को हर जगह 20% डाइवर्जेंस के मौके दिख रहे थे। 2 चैनल पर मिले बहुत से उसके दोस्त खरीदारी में जुट गए क्योंकि उन स्टॉक्स को खरीदने का यह एक बेहतर मौका था। मगर बीएनएफ की प्रवृत्ति ने उसे इस बात से रोका। उसने सोचा कि जब सब कुछ फायर सेल पर हो तो क्या वह सचमुच सेल है? इसलिए उसने हाथ खींच लिया। उसने सीखा था कि अलग अलग सेक्टरों के रिबाउंड पॉइंट अलग होते हैं और यह सिचुएशन भी कुछ अलग नहीं है। फायर सेल में स्टॉक खरीदने के बजाय उसने केवल एक्सट्रीम केसेस पर ध्यान दिया, मतलब ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट एवरेज से कहीं अधिक गिरे थे। 25 दिन का मूविंग एवरेज से लगभग 65% नीचे। फिर उसने देखा कि उसका लिया गया फैसला बिल्कुल सही था। उसके सभी स्टॉक्स सिर्फ 1-2 दिन में ही रिबाउंड कर गए। उनमें से कई 50% तक उछले और कुछ तो 2-3 ट्रेडिंग दिनों में दोगुने हो गए। ऐसे हालात में शांत रहकर और अपनी खुद की विकसित की हुई स्ट्रैटेजी लागू करने का उसे बड़ा फायदा हुआ। अगर वह अपने दोस्तों की तरह उन लेवल्स पर खरीदा होता तो उससे काफी नुकसान का सामना करना पड़ता। खैर, अब 2002 के अंत तक बीएनएफ ने 10 लाख $US बना लिए। वह जापान के डे ट्रेडर का ग्रेट बेयर बन चुका था। यह काफी रोमांचक था और आखिरकार उसने फुल टाइम ट्रेडर बनकर जीवन गुजारने लगा। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उसकी पूरी सोच को बदल कर रख दिया। मार्केट का ट्रेंड अब बदल चुका था और पूरी दुनिया एक जबरदस्त बुल रन में चली गई। जब पूरी दुनिया बुल रन को एंजॉय करते हुए खुशी मना रही थी, बीएनएफ तनाव में था क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी सिर्फ बेयर मार्केट में काम करती थी। उसे मार्केट में डर और नेगेटिव सेंटिमेंट चाहिए थी। लेकिन अब मार्केट पलट चुका था। उसके सामने एक बिल्कुल अलग तरह का मार्केट था। अब इस मार्केट में टिके रहने के लिए उसे इस नए बुल मार्केट को मात देने का तरीका खोजना था। अपना अकाउंट सुरक्षित रखने के लिए उसे रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बनानी थी। अपने पुराने ट्रेड से बीएनएफ ने सीखा था कि रिस्क कम करने के लिए मार्केट की सेंटिमेंट को समझना बेहद जरूरी है। उसने तय किया कि वह बुलिश सेंटिमेंट के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाए जो इस बुलिश मार्केट से लाभ उठा सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बुल मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म तक स्टॉक को होल्ड किया जाए तो पैसा बनता है। अब जापानीज मार्केट को समझकर बीएनएफ ने बुल रन पर सवारी करने का एक तरीका खोजा। उसने देखा कि जब बाजार मजबूत होता है तो कोर कंपनियां इंडेक्स के साथ ऊपर उठती हैं, लेकिन ये कंपनियां बिल्कुल एक ही समय पर नहीं बढ़ती। हमेशा कुछ कंपनियां देर से मूव करती हैं। बीएनएफ इन्हीं में इन्वेस्ट करता। वो इन शेयरों को खरीदता, उन्हें ऊपर जाते हुए पकड़ता और फिर कुछ दिनों या हफ्तों में अपने टारगेट हिट करते ही बेच देता। क्योंकि ऐसे मौके रोज नहीं आते थे, इसलिए उसे महीने में कुछ ही ट्रेड्स मिलने लगे। उसने जबरदस्ती ट्रेड करने के बजाय अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहने का फैसला किया और यही होता है एक असली ट्रेडर की पहचान। बल्कि हमारी तरह नहीं कि हर रोज ट्रेड करना है चाहे लॉस ही क्यों ना हो, और 9:15 हुआ नहीं कि टपाटप ट्रेड करना चालू। खैर, अब इस स्ट्रैटेजी ने बीएनएफ को बुल रन में भी प्रॉफिटेबल रिटर्न्स बनाए रखने में मदद की और 2 वर्षों में उसका खाता $1 करोड़ तक बढ़ गया। बिना इमोशंस के डिसिप्लिन बनाए रखना ही उसके सक्सेस का सबसे बड़ा कारण था। इसी तरह समय बीतता गया। फिर आया दिसंबर 2005। सुबह के 9 बजे थे। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में एक और दिन की शुरुआत थी। पिछले कुछ महीनों में कई नई टेक कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हुए थे। ट्रेडर अगले यूनिकॉर्न की तलाश में भूखे थे, लेकिन इस सुबह सबकी नजरें जेकॉम होल्डिंग्स पर थीं, जो इमर्जिंग मार्केट में लिस्ट हुई थी। लेकिन कुछ ही मिनटों में मार्केट में घबराहट फैल गई। बीएनएफ अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जेकॉम के शेयर में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी। क्या हो रहा था किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्रेडर खरीदने से हिचक रहे थे। सबके मन में फाइनेंशियल फ्रॉड की आशंका होने लगी।
और इंटरनेट पर यह कहानी जंगल की आग की तरह फैल गई। इस बीच मिजुहो सिक्योरिटीज में एक आदमी की घबराहट के मारे जान निकल रही थी। उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसे 6,10,000 येन पर जेकॉम का एक शेयर बेचना था, लेकिन गलती से उसने 6,10,000 शेयर 1 येन प्रति शेयर के प्राइस पर बेच दिए और ऑर्डर लाइव होने के बाद उसे कैंसिल भी नहीं किया जा सकता था। सौभाग्य से जापानीज एक्सचेंज में लिमिट अप और लिमिट डाउन का सिस्टम था, यानी एक दिन में किसी स्टॉक का प्राइस एक लिमिट तक ऊपर जाने या नीचे जाने की सीमा तय होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारे यहाँ हर स्टॉक का अपर सर्किट और लोअर सर्किट लिमिट होती है, ताकि ऐसी हाईली वोलेटाइल सिचुएशन से बचा जा सके। लेकिन यह भी उस समय काफी नहीं था। इस घटना के कुछ ही मिनटों में बीएनएफ ने पल भर में लिमिट डाउन प्राइस पर अपना पूरा अकाउंट बैलेंस का आधा खर्च कर 7,100 शेयर खरीद लिए। बाजार में घबराहट और बढ़ गई। जैसे ही मिजुहो सिक्योरिटीज को एहसास हुआ कि वे अपने गलत ट्रेड को रिवर्स नहीं कर सकते, उन्होंने बेहद कोशिश की कि जितने ज्यादा शेयर हो सकें उन्हें वापस खरीद लें। लेकिन वे अकेले खरीदार नहीं थे। अब तक इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी इस घटना से वाकिफ हो चुके थे और वो लोग भी अब इस खेल में उतर चुके थे। कीमत आसमान छूने लगी। बाजार बंद होने से पहले बीएनएफ के दोस्तों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और यहां तक कि बैंक से पैसा भी निकाल लिया, इस डर से कि सरकार कोई रोक लगा सकती है। लेकिन बीएनएफ ने ऐसा नहीं किया। वह शांत रहा और सोची समझी स्ट्रैटेजी से केवल थोड़े शेयर बेचे। उसने 6,000 शेयर रात भर होल्ड किए। ये उसकी जिंदगी की सबसे जोखिम भरी रात हो सकती थी। या तो उसका आधा खाता मिट सकता था या फिर वह अविश्वसनीय मुनाफा कमा सकता था। ज्यादातर ट्रेडरों के लिए यह सबसे तनावपूर्ण रात होती है, लेकिन बीएनएफ पूरी तरह शांत था। उसके लिए यह पैसे की बात नहीं थी, ये एक खेल था और उसके ओपोनेंट ने अभी अभी बहुत बड़ी गलती की थी। अब अगली सुबह खबर आई कि जेकॉम के शेयर को रोक दिया गया है। कानूनी कार्रवाई के डर से बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स अपने शेयर और मुनाफा मिजुहो सिक्योरिटीज को लौटा रहे थे, मगर बीएनएफ जैसे इंडिविजुअल खिलाड़ी ने इससे मना कर दिया। समय बीतने के साथ साथ जब सरकार ने हस्तक्षेप का कोई इरादा नहीं दिखाया, तब मिजुहो सिक्योरिटीज के पास केवल एक ही रास्ता बचा, वह था सेटलमेंट। उन्होंने उन ट्रेडरों के शेयर उस दिन सुबह के एक्सपेक्टेड प्राइस पर वापस खरीदने पर सहमति जताई। जब स्टॉक ट्रेडिंग के लिए रोक दी गई थी, अब जेकॉम का ओपनिंग प्राइस 9,75,000 येन था। बीएनएफ ने इस ट्रेड से लगभग 2 अरब येन का प्रॉफिट कमाया। ये एक बेडरूम डे ट्रेडर द्वारा कमाई जाने वाली अब तक का सबसे बड़ा मुनाफा था। इसके बाद बीएनएफ काफी फेमस हो गया। वो जेकॉम मैन के नाम से जापान में मशहूर हो गया। ट्रेडिंग कम्युनिटी ने उसे गॉड ऑफ ट्रेडर्स कहना शुरू कर दिया। भारी जोखिम के बावजूद बीएनएफ विजेता बनकर उभरा और उसने अब लेजेंडरी दर्जा हासिल कर लिया। उसने आखिरकार एक आरामदायक और नॉर्मल लाइफ पा लिया था, वही करते हुए जो उसे पसंद था। उस समय दिए गए एक इंटरव्यू में उसने कहा था कि मुझे अपने अकाउंट से पैसे निकालना अच्छा नहीं लगता। कैश की फिजिकल अमाउंट्स देखकर मुझे डर लगता है कि मैं कितना पैसा दांव पर लगा रहा हूं। यह मुझे सबसे खराब ट्रेडर बनाता है। अब जब बीएनएफ अपने सिंपल और आरामदायक जीवन जीने लगा था, बाजार में माहौल बदल रहा था। एक पुराना तूफान लौट आया था, लेकिन उसे पता नहीं था कि यह उसकी अब तक की सबसे कठिन चुनौती होने वाली है। समय था 2008। अमेरिकन बैंकिंग क्राइसिस के साथ साथ एक नए बेयर मार्केट का जन्म हो चुका था। जापानीज मीडिया ने अमेरिकी बैंकिंग सिस्टम के टूटने की खबरें दिखानी शुरू कर दी, मगर बीएनएफ महीनों से इसका अध्ययन कर रहा था। 13 सितंबर 2008 को बीएनएफ ने जेकॉम जैसी ही एक ट्रेड ली। उसने लेमन ब्रदर्स के शेयर में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए। उस साल लेमन के शेयर 73% गिर चुके थे। यह अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, जिसकी स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन थी, जिसके कारण बीएनएफ को लगा उनके स्टॉक में रिबाउंड तो लगभग तय है। लेकिन उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। बीएनएफ ने यूएस बैंकिंग सिस्टम में फैले करप्शन के स्तर को कम करके आंका। भले ही उसकी बेयर मार्केट स्ट्रैटेजी के सभी डिफ्लेशन टारगेट्स पूरे हो चुके थे, लेकिन वह अमेरिकन मार्केट को अच्छी तरह नहीं जानता था। उसने अमेरिकन मार्केट को वैसे स्टडी नहीं किया जैसा उसने सालों तक जापानीज मार्केट को किया था। वहां के फंडामेंटल्स अलग थे। उसने अपने ही बनाए हुए गोल्डन रूल तोड़ दिए। नतीजा, उसकी $6.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रातों रात डूब गई। इस दर्दनाक नुकसान के बाद बीएनएफ ने कसम खाई कि वह कभी भी यूएस मार्केट में ट्रेड नहीं करेगा। लेकिन तूफान अभी थमा नहीं था। यूएस हाउसिंग मार्केट क्रैश ने पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। जब मार्केट लहूलुहान हो तो बेयर मार्केट ट्रेडर्स के लिए वही सबसे बड़ा मौका होता है।
10 अक्टूबर 2008 को बीएनएफ ने इस मौके को भांप लिया। ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर रही थी, इससे जापानीज मार्केट्स भी बुरी तरह प्रभावित थी और निकेई 225 इंडेक्स भी इससे बच नहीं पाया। निकेई की भारी गिरावट ने बीएनएफ को रिबाउंड का अवसर दिया, इसलिए उसने अपने पुराने स्ट्रैटेजी के आधार पर खरीदारी की। लेकिन बाजार उसके खिलाफ चलता रहा और बाजार बंद होने तक उसे काफी नुकसान हो चुका था। उसके सामने दो ही ऑप्शन था, या वो नुकसान काट दे या रात भर पोजीशन होल्ड करे। यह सेटअप पहले उसके लिए काम कर चुका था, इसीलिए बीएनएफ ने होल्ड करने का फैसला किया। मगर जापान का बाजार और भी बिगड़ गया। अगले दिन सुबह बीएनएफ ने जब अपनी स्क्रीन देखी तो केवल लाल नंबर्स दिख रहे थे। उसके पुराने डिविएशन टारगेट्स अब काम नहीं कर रहे थे, इंडेक्स लगातार गिर रहा था और उसी के साथ बीएनएफ का लॉस भी बढ़ रहा था। ऐसे हालात में ज्यादातर ट्रेडर पैनिक हो जाते हैं और नुकसान की भरपाई के लिए बेताब कोशिश करने लगते हैं। लेकिन बीएनएफ शांत रहा और डिसिप्लिन के साथ अपने नुकसान वाले सौदों को काटता रहा। उसके पुराने स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही थी, इसलिए अब उसे लगने लगा कि उसे फिर से नई स्ट्रैटेजी बनानी होगी। उसकी स्ट्रैटेजी 25 दिन के मूविंग एवरेज डिविएशन के आधार पर पोजीशन साइज बढ़ाना और सेक्टर के हिसाब से अलग अलग करना हमेशा काम करता था। बाजार को ध्यान से एनालाइज करने के बाद उसने देखा कि समय के साथ उसके डिविएशन टारगेट पुराने हो चुके हैं। बाजार अब बढ़ चुका था और जापानी सेक्टरों में रिबाउंड तेज हो गए थे। कोई भी बाजार का बिल्कुल बॉटम नहीं पकड़ सकता, नहीं तो सब अमीर होते। इसलिए उसने निकेई इंडेक्स के हर सेक्टर के लिए अपने डिविएशन टारगेट दोबारा कैलकुलेट किया। 27 अक्टूबर को जब निकेई फिर गिरा तो बीएनएफ ने एक और रिबाउंड के लिए एंट्री ली, लेकिन उसके विपरीत निकेई लगातार गिरता रहा। समय बीतने के साथ उसकी ट्रेडों का बोझ बढ़ता गया। उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसकी महानता उसकी स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि शोर को अनसुना करने की उसकी काबिलियत और बाजार को अपनी समझ से समझने के डिसिप्लिन से आती है। बीएनएफ ने अपने अनुभव पर भरोसा किया और अपनी स्ट्रैटेजी पर डटा रहा। जैसे जैसे उसकी पोजीशन मार्केट के खिलाफ जाती रही, बीएनएफ ने बड़े पैमाने पर खरीदारी शुरू कर दी। उसने निकेई के सबसे ज्यादा पिटे हुए 90 से अधिक कंपनियों में डाइवर्सिफाइड पोजीशन बना ली। उसकी कुल पोजीशन $64.8 मिलियन तक पहुंच गई, जबकि निकेई $7,000 से नीचे आ चुका था। लेकिन टोक्यो एक्सचेंज के लंच ब्रेक के बाद खेल बदल गया। कुछ बड़ी कंपनियों में रैली शुरू हुई, जिसने धीरे धीरे निकेई को ऊपर खींचना शुरू किया। जैसे जैसे निकेई चढ़ा, बाकी शेयरों में भी पॉजिटिव चेन रिएक्शन शुरू हुआ और बीएनएफ का लॉस धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी समझ पर भरोसा कर रात भर पोजीशन होल्ड करने का फैसला किया और जैसे कि उसे उम्मीद थी, अगली सुबह भी बाजार में रैली जारी रही। इसके बाद बीएनएफ ने अपने पोजीशंस को अनवाइंडिंग करना यानी बेचना शुरू कर दिया। अब सारे पोजीशन क्लोज करने के बाद उसे $12 मिलियन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। बीएनएफ ने अपनी गॉड लाइक स्टेटस फिर हासिल कर ली। पिछले कुछ सालों में बीएनएफ ने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और उसने 2 कमर्शियल रियल एस्टेट बिल्डिंग खरीदी। कमर्शियल प्रॉपर्टीज में आमतौर पर लंबे समय के किराएदार होते हैं और ये बढ़िया टैक्स इंसेंटिव्स भी देती हैं। इन्फ्लेशन बढ़ने के समय रियल एस्टेट में आमतौर पर प्रॉफिट होता है। बाद में उसने अपनी एक प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन उसने अपना फोकस ट्रेडिंग पर बनाए रखा। अपने साधारण जीवन और गॉड लाइक ग्रोथ के साथ बीएनएफ अब दुनिया का पहला बिलियनियर बेडरूम डे ट्रेडर बनने की तैयारी में है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आप भी एक ट्रेडर हैं तो आप अब तक प्रॉफिटेबल बने या अभी भी लॉस ही कर रहे हैं, हमें बताना मत भूलिएगा। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।